आवेदन हमें भरना है तो कुछ बेसिक बातें मैं बात करूंगा। हो सकता है कि आपकी लगभग की प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाए, हो सकता है आपकी कुछ प्रॉब्लम्स का समाधान मैं नहीं कर पाऊं इस लाइव सेशन में, ठीक है, क्योंकि अभी तक कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है। उनका क्या स्पष्टीकरण निदेशालय देगा ये कोई नहीं जानता है। मैं कुछ बेसिक बातों की कुछ बेसिक चर्चा मैं आप लोगों की करूंगा यहाँ पे, जो बड़े आपके सवाल हैं। एक तो बड़ा सवाल आप लोगों का ये था कि सर आवेदन फॉर्म भरें। एक सिंपल सा मैं तरीका बता दूं आपको कि आप कोई भी आवेदन फॉर्म भर देते हैं, मान लीजिए आपने भर दिया आज और उसमें गलती हो गई, तो हो गई तो टेंशन नहीं लेनी। आप चाहे 5 फॉर्म भर दो, 10 फॉर्म भर दो, 10 में 10 गलतियां हो गई, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि जब मैं अंतिम फॉर्म भरूं, आपने चाहे इस भर्ती परीक्षा के आप 12 बार फॉर्म भर सकते हो, 5 बार फॉर्म भर सकते हो, 18 बार फॉर्म भर सकते हो, 30 बार फॉर्म भर सकते हो, लेकिन याद रखना जब अंतिम फॉर्म भर दिया आपने 30वीं बार, वो मान्य होगा। आपकी फीस 30 बार लग सकती है, तो फॉर्म में यदि गलती हो गई है पहली बार भरते समय, तो आपको इस बात को लेकर ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आपको दोबारा फॉर्म भरना है, लेकिन कोशिश ये करें कि दूसरी बार गलती नहीं हो। और गलती हो गई तो मैंने क्या कहा कि जो आरपीएससी का सिस्टम है वही प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का सिस्टम रहेगा कि आपने जो अंतिम बार फॉर्म भरा है वो आपका वैलिड रहेगा। पहली बात, तनाव नहीं लें। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं और यही तनाव और यही अनावश्यक प्रेशर हमें 140 से हो सकता है 105 पे लेके आ जाए, और यदि यही आप रिलैक्स मूड में कर लेते हैं तो 105 नंबर वाला बच्चा हो सकता है 135 140 पे पहुंच जाए। ये गेम केवल इंटेलिजेंसी का नहीं है कि आप ये समझते हो कि हमने बहुत गजब की मेहनत की और हमारा सिलेक्शन हो गया, जरूरी नहीं है। उस दिन आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, उस दिन आप कितने रिलैक्स मूड में थे, तो वही स्थिति यहां भी रखिए। जब मैं किसी एग्जाम का आवेदन फॉर्म भर रहा हूं तो मेरा आत्मविश्वास बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं रिलैक्स मूड में फॉर्म को भरूं। और सबसे बड़ी सुविधा तो क्या है, जैसे ये मैंने एक पीपीटी बना रखी है, ऐसी पूरी 5 पेज की एक स्लाइड है जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने जारी की है। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए। यदि आपके पास नहीं है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धावाई ऑफिशियल के ऊपर मैं उसको शेयर कर दूंगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और उसको आराम से भरिए पहले कच्ची पेंसिल से। जो चीज समझ में नहीं आती है वो किसी भी गवर्नमेंट टीचर या चाहे मैं हूं या कोई भी हो उससे बातचीत कीजिए। फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कुछ नंबर हैं, आपको दिक्कत हो उसके कुछ अधिकारी गण हैं जो हमारे भी कुछ जानकार हैं। कोशिश ये करूंगा कि मैं उनसे बात करके मैं उस प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, लेकिन अपने आधार पे कयास नहीं लगाएं, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो पहली चीज आपको क्या समझनी है कि स्पेशली आपको ये याद रखना है कि फॉर्म आप कितनी बार भी भर सकते हैं, लेकिन अंतिम बार जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपका मान्य रहेगा। वो क्या रहेगा, आपका मान्य रहेगा। तो बड़े रिलैक्स मूड में आपको भरना है। पहले प्रिंट आउट निकाल लें और प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है उसका एक प्रकार से उसको सबमिट करें, रिलैक्स मूड में करें। जहां भी कोई चीज को डाउट हो वो अपने घर में भी कोई भी गवर्नमेंट टीचर होगा या कोई भी व्यक्ति होगा उससे आप मार्गदर्शन लेके और फिर उसको आराम से भरिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर 2, दूसरा बड़ा सवाल ये है कि सर जब मैं इस फॉर्म को भरता हूं, जैसे तो बेसिक जानकारियां हैं, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, मदर्स नेम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, डेट ऑफ कैटेगरी आ जाएगी, आपकी रिलीजन आ जाएगा, वैवाहिक स्थिति को लेकर बच्चों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सर मेरे ससुराल वाले वैवाहिक पंजीयन प्रमाण पत्र बना रहे नहीं रहे, या मेरी अभी शादी हुई है हमने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र बनाया नहीं है। वर्तमान स्थिति को आपको दिखाना पड़ेगा। कैटेगरी और वैवाहिक स्थिति दोनों को लेकर एक बड़ा सवाल है कि सर मैं रिट के फॉर्म भरते समय मैं तलाकशुदा थी या परित्यक्ता थी, लेकिन उसके बाद मान लीजिए मैंने शादी कर ली, या जो वर्तमान मेरी सिचुएशन है, आपको रिट में आपने क्या भरा था वो इस समय महत्वपूर्ण नहीं होगा। उस समय हो सकता है आपकी क्या सिचुएशन रही है, लेकिन जब किसी भर्ती परीक्षा का आप सीधी भर्ती परीक्षा का आवेदन फॉर्म भरते हैं तो याद रखना आपको वर्तमान स्थिति का उल्लेख करना पड़ता है। वर्तमान में यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है, उस समय नहीं बना हुआ था, कोई बात नहीं है, तो अभी फिलहाल आप ईडब्ल्यूएस में आवेदन करें।
यदि अभी आप वैवाहिक स्थिति में हैं, उस समय नहीं थे, कोई बात नहीं है, लेकिन इस समय आपको वैवाहिक स्थिति में उल्लेख करना है। उस समय आप परित्यक्ता थी, लेकिन अभी आप शादीशुदा हैं, तो आपको शादीशुदा में उल्लेख करना है। आप गलत साक्ष्य पेश नहीं कर सकते। आपके वर्तमान आंकड़े आपकी नियुक्ति का आधार होंगे। याद रखिएगा इस चीज को। पहले क्या थे मतलब नहीं, वर्तमान सिचुएशन क्या है, वर्तमान आप किस कैटेगरी में हैं, ठीक है, तलाकशुदा में है, विधवा में है। पहले मान लीजिए आप सामान्य थे, लेकिन आपका मान लीजिए तलाक का कोई केस था और वो हल हो गया और आपके पास तलाक का सर्टिफिकेट है, तो आप आवेदन इस समय करें, वो तलाक में करें, आपकी तलाक श्रेणी में ही आपका स्पेशली जो है वो आवेदन आप नियुक्ति की पात्र होंगी। तो वर्तमान सिचुएशन को आपको याद रखना है, वर्तमान कैटेगरी को याद रखना है, वर्तमान वैवाहिक स्थिति, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भरना अनिवार्य होगा, यानी उसके जो रजिस्ट्रेशन क्रमांक हैं वो आपको भरने पड़ेंगे इसमें वैवाहिक स्थिति में। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कोई बहुत बड़ी प्रोसेस नहीं है। सर अब कैसे बनेगा, ये साधारण सवाल है, आप इनका जवाब किसी से भी पूछ सकते हैं। और ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट नहीं है कि आपको 20 दिन लग जाएंगे बनाने में। आप 2 या 4 दिन 5 दिन में विवाहिक प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब कोई नहीं बना के दे रहा, क्या नहीं बना के दे रहा, उसका भी कोई ना कोई समाधान होगा। किसी से रिक्वेस्ट कीजिए। ऐसे लोग यदि हैं जो इस समय आपका साथ नहीं दे रहे हैं, तो याद रखना कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आएगा जो आपका साथ देगा। तनाव नहीं ले इन चीजों को लेकर। अब क्या होगा सर, कोई भी कार्य करने से पहले हम इतने टेंशन में आ जाते हैं कि वहां तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसको लेकर इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जन आधार कार्ड जरूरी, जहां भी आपको याद रखना जो स्टार लगा हुआ है वो जरूरी है। स्टार लगा हुआ सूचना जहां मांगी गई है वो जरूरी है, बाकी जरूरी नहीं है। तो आधार कार्ड तो आपको लिखना है। जन आधार कार्ड के आगे मुझे ध्यान में नहीं है कि स्टार लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ। स्टार लगा हुआ है तो आपको जो है वो उसको भरना है, ठीक है ना। इसका पूरा मैंने इसकी मुख्य मुख्य चीजें ली हैं। बाकी जैसे जन आधार कार्ड का जैसे ये है, मैं बता देता हूं अभी। ठीक है। पंक्ति आधार कार्ड, ठीक है, मोबाइल नंबर। जन आधार आईडी कार्ड ये आवश्यक नहीं है। जन आधार आईडी यदि आपका बना हुआ है तो आप उसके नंबर डाल दें, नहीं बना हुआ है तो जन आधार कार्ड। मैंने क्या कहा, जहां भी स्टार लगा हुआ है वो सूचनाएं आपको रिक्त नहीं छोड़नी है, बाकी आप छोड़ सकते हैं। सीधी सी बात ये। अब इनको मैंने क्या कहा कि किसी अनुभवी टीचर से मार्गदर्शन ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं धीर सिंह सर ही से आप राय लें। किसी से भी जो गवर्नमेंट शिक्षा विभाग में है उस कर्मचारी से आप बात कीजिए, कोई स्कूल का प्रिंसिपल होगा उनसे पूछिए, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर बड़ा सवाल आप लोगों के सामने क्या है, बड़ा सवाल रीट वाले जो नए तैयारी कैसे करेंगे बात करेंगे। क्या रीट का प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, सर कैसे फॉर्म भरा जाएगा। जब फॉर्म आप भर रहे हो तो रीट का प्रमाण पत्र आपके पास हो ये जरूरी नहीं है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली का स्टेटमेंट आपने पढ़ा हो कि आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो ई सर्टिफिकेट है एक प्रकार से वो वैलिड रहेगा, आपको केवल रीट के प्राप्तांक शेयर करने हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी चीज ही नहीं है। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जाओगे तो जैसे इसमें मैं बता दूं आपको कहां से है, देखो ये रहा रीट, बोर्ड का नाम, विश्वविद्यालय संस्थान का नाम लिखना है, आपको रोल नंबर लिखने हैं, परिणाम लिखना है कि परिणाम क्या है परसेंटेज में, और उत्तीर्ण होने का वर्ष लिखना है। बाकी आपको कुछ नहीं लिखना रीट सर्टिफिकेट में। तो ये तो सिंपल सी चीज है कि आपको केवल अपने रोल नंबर लिखने हैं, परसेंटेज लिखनी है और परिणाम कौन से वर्ष में आया, 2021 में आया, बस यही लिखना है। तो रीट का प्रमाण पत्र आपके पास यदि हार्ड कॉपी अभी प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भेजे नहीं है तो इसको लेकर तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहूंगा, हो सकता है कि 2 से 4 दिन में स्थितियां सब क्लियर हो जाएं। तो मेरा निवेदन आपको ये रहेगा कि यदि आप जल्दबाजी ना करें, 2 या 3 दिन और वेट कर लें, तो उस समय आपकी लगभग शंकाओं का समाधान निदेशालय खुद कर देगा कि भाई इनके पास, बच्चों के पास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसकी कॉपी वो डाउनलोड कैसे करेंगे। तो अभी तो फिलहाल इसमें बढ़ने में तो आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीपी जारोली जो अध्यक्ष उन्होंने इस बात को लेकर जिक्र भी किया है कि आपको स्पेशली प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो ई कॉपी है, आपकी जो मार्कशीट है, आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। तो इसको लेकर आपको तनाव नहीं ले कि रीट का सर प्रमाण पत्र नहीं आया है, क्या उसके बिना फॉर्म भरा जा सकता है। आपको केवल परसेंटेज बढ़नी है, ईयर बढ़ना है और रोल नंबर भरना है, ठीक है। उसके
उसके बाद जो बड़ा सवाल है इसमें मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर लिखने हैं आपको, जन आधार कार्ड जरूरी नहीं है। शेड्यूल्ड एरिया, आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो आपको करते हैं तो यस वरना नो। आपका एड्रेस, अब एड्रेस को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर एड्रेस कौन सा भरें, तो पत्राचार का एड्रेस हमेशा वो एड्रेस होता है जहां वर्तमान में आप रह रहे हैं और आने वाले 2 या 3 सालों में आप रहने वाले हैं, तो वो आप रखिए। लगभग आप कोशिश ये कीजिए कि इसमें वही एड्रेस दें जहां सुविधा पूर्वक आपके पास डाक पहुंच जाती है। परमानेंट एड्रेस जो आपका स्थायी रूप से गांव का एड्रेस है, जिस गांव के आप निवासी हैं, हमेशा उन्हीं का देना चाहिए, या हो सकता है दोनों एक भी हो सकते हैं, आपका पत्राचार वाला भी और परमानेंट एड्रेस भी। तो जहां आप रह रहे हैं वहां का भी आप इसमें दे सकते हैं, याद रखना, ठीक है। ये नेशनलिटी इंडियन हो ही जाएगी, होम स्टेट राजस्थान, या जो बाहरी स्टेट के बच्चे हैं वो अपना अदर स्टेट का नाम लिख दें, क्योंकि जो बाहरी स्टेट के बच्चे हैं वो जनरल कैटेगरी में आवेदन करना है। चाहे बाहरी स्टेट की तलाकशुदा महिलाएं हैं, चाहे परित्यक्ता महिलाएं हैं, ठीक है, विधवा महिलाएं, विडो हैं, या कोई भी हैं, चाहे वो वहां की किसी भी एसटी एससी में क्यों नहीं आती हूं, आपको राजस्थान में फॉर्म भरना है अदर स्टेट के, तो जनरल कोटे में आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, याद रखना। अभी ये फिक्स नहीं है कि बाहरी स्टेट वालों को कितनी सीटें आरक्षित होंगी, अभी फिलहाल सीधा यही कि आप जनरल कोटे के फॉर्म भरें, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ओके सर, रिट में 2 पेपर होंगे क्या? देखिए रिट में अभी कोई फिक्स नहीं है कि 2 पेपर होंगे कि 1 पेपर होगा, अभी इन सवालों पे जवाब नहीं दें। आप तो नॉर्मली रिट की एक बार तैयारी कर लें, जो रिट का वर्तमान पैटर्न है। 2 होंगे उस समय देखा जाएगा, मुसीबत आने से पहले उसके बारे में सोच लेना फालतू में, ऐसा हो जाएगा। फिलहाल मेरे सामने क्या है, मेरे सामने केवल रीट है, तो मुझे रीट का उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। 2 होंगे कि 4 होंगे, उस समय जब होंगे तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल एक ही पेपर होना है, तो आपको एक पे फोकस करना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको याद रखना। हाँ, जो दूसरा सवाल आप लोगों का है कि सर रीट में जिन्होंने 4 वर्षीय बीएड किया है उन बच्चों का क्या जवाब है इसके लिए, तो उनके लिए जो आपकी अधिसूचना जारी हुई थी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा, उसमें एक बात लिखी गई थी कि जिनके शैक्षणिक विषय में जो प्राप्तांक है वो स्नातक के प्राप्तांकों के आधार पर गणना की जाएगी। तो मैंने अभी तक आपकी जो 4th ईयर वाले बच्चे हैं जिन्होंने 4 वर्षीय बीएड कोर्स किया है, वो एक बार मेरे पास मार्कशीट भेजिएगा, मेरे जो टेलीग्राम पे जो नंबर है उस पे मेरे पास एक बार भेज दीजिएगा। मैं उसके आधार पे आपको एक अनुमान बता पाऊंगा कि बीएड शैक्षणिक विषय कौन सा है। जैसे अपने को पता है कि जैसे बीएड में पहले एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का सामाजिक आधार होता है, ठीक है। ये जो शैक्षणिक विषय आपके वर्तमान में जो 4 वर्षीय उसमें 4 शैक्षणिक विषय कौन से हैं, वो आप अपने आप अकॉर्डिंग अनुमान लगा लोगे। आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 4 वर्षीय जो जिन्होंने बीएड किया है उनको यही करना है कि उनके जो शैक्षणिक विषयों का प्रतिशत, उनको प्राप्तांक जो है वो लिखना है इसमें, 4 वर्षीय जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। और क्या बड़ा प्रश्न था आप लोगों का? ओबीसी प्रमाण पत्र, एमबीसी प्रमाण पत्र 6 महीने पुराना है तो कोशिश ये करें कि नया बना लें, ठीक है। 6 महीने पुराना है तो नया बना लें, ठीक है। एसटीएससी वालों को टेंशन है नहीं, ठीक है। तो यदि आपके 6 महीने पहले बना है या शायद 1 साल कर रखा है, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग 6 महीने होता है, तो यदि 6 महीने पुराने हो गए हैं तो आप उसको रिन्यू करवा लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। चाहे एमबीसी ओबीसी वाला जो बच्चा है या ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है, और मान लीजिए रीट के समय आपने उस समय कैटेगरी नहीं भरी थी, उस समय क्या भरा था क्या नहीं भरा था, फिलहाल आप किस कैटेगरी में है, ये बहुत मायने रखता है, याद रखना। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र नंबर जरूरी होंगे, याद रखना। जिन बच्चों का मैसेज है मैं उन बच्चों को बोल देता हूं, और आप बना सकते हैं, याद रखना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब एक बड़ा सवाल है कि सर जब हम इसमें जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ठीक है ना, स्पेशल कैटेगरी में वही है कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप कोई ठेकेदार मतलब संविदा पे लगे हुए हैं या सब गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट, जो भी अदर कैटेगरी है, तो उनमें लगभग में आप में से नो ही आएगा। आपकी कोई सब कैटेगरिया नहीं है। कोई संविदा पे लगा होगा तो संविदा वाला कोई कॉलम कर देगा, बाकी आपकी जो कैटेगरी है, आपकी गवर्नमेंट कर्मचारी है तो आप गवर्नमेंट है, और वरना सब कैटेगरी में यदि कोई किसी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो उसका मैं टेलीग्राम पे पूरा फॉर्म का भर दूंगा, आप देख लेना। उनमें से किसी कैटेगरी से संबंध रखते हो तो यस करना, वरना कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आपकी एनुअल इनकम 2.50 लाख से कम है तो वो भरना, यस करना, वरना नो। कैरेक्टर वेरिफिकेशन आपको पॉजिटिव लिखना है। क्रिमिनल रिकॉर्ड
आपका यदि है तो आपको जिक्र करना, वरना नहीं करना। इसको लेकर वकील को या इसको लेकर क्लियर कर लेंगे। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर किसी ने गलत हमारे पे केस लगा दिया, तो यदि हमने उसका जिक्र कर दिया तो क्या हमें काउंसलिंग में वो लोग बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, या हमारा नियुक्ति पत्र जारी होगा कि नहीं होगा। ये एक वकील से आप इस चीज को लेकर राय लें। इसको लेकर क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर मैं इसके बारे में कुछ क्लियरली नहीं कह सकता। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है। जब फॉर्म आप भरते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे भरना पड़ता है कि सेकेंडरी सबसे ऊपर, फिर विषय समूह है, कौन सा विषय समूह है आपका, ठीक है, बोर्ड का नाम आ गया, माध्यमिक बोर्ड जो भी है, अनुक्रमांक, रोल नंबर आपने लिख दिए, परिणाम आपने लिख दिया कि साहब परसेंटेज में लिखना है कि मेरे इतने नंबर आए हैं, ठीक है, परसेंटेज ही हो गई। उत्तीर्ण होने का वर्ष, जैसे मान लीजिए आपने 2004 में 10वीं की है तो 2004 लिख दिया आपने, ठीक है। अवधि 1 साल हो जाएगी, ठीक है। कुल अंक कितने आए वो आपको लिखने हैं, प्राप्तांक कितनों में से आए वो लिखने हैं, ग्रेड अपने आप आ जाएगी इसमें परसेंटेज। प्रवेश तिथि, अब ये बड़ा प्रश्न है कि सर 10वीं और 12वीं की प्रवेश तिथि या बीए की प्रवेश तिथि, हमने तो कोटा ओपन से किया है तो प्रवेश तिथि कैसे लिखेंगे। 10वीं 12वीं की प्रवेश तिथि सर कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिस दिन हमारा एडमिशन हुआ था उस दिन वैसे तो हमें एक फीस की रिसिप्ट मिलती है स्कूल के द्वारा, स्कूल के द्वारा आपको फीस की रिसिप्ट दी जाती है, ठीक है ना, निश्चित रूप से फीस की रिसिप्ट जाती है। चाहे आपका कुछ भी हो, तो जो विकास शुल्क हमारा लिया जाता है 200-300 रुपए, ठीक है, तो वो 250-300 रुपए की एक रसीद हमें जरूर मिलती है। उस रसीद में जो डेट लिखी होती है वो आपकी एक प्रवेश तिथि होती है। लेकिन इसको लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर प्रवेश तिथि तो हमें पता नहीं चल रही है। ये हमने भी एक स्कूल लेक्चर के समय हमसे भरवाया गया था, लेकिन इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं देना आपको। आप अनुमानित भी लिख सकते हैं कि साहब मैंने जुलाई 2003 में 10वीं में एडमिशन लिया था और 2004 में 10वीं हुई, तो जुलाई मैंने लिख दिया, अगस्त मैंने लिख दिया, ठीक है। और यदि आप इसको हो सकता है 2 या 3 दिन में इसको लेकर निदेशालय ही क्लियरिफिकेशन डाल देगा कि ये अनिवार्य नहीं है। प्रवेश तिथि को लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अनुमानित लिख सकते हैं। यदि आपके पास उस समय रिसिप्ट है या नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, इसका आपको प्रमाण पत्र नहीं देना है कि साहब मेरी एडमिशन तो 10 तारीख को हो गया था, मैंने 15 तारीख को भर दिया। आप अनुमानित भर सकते हैं कि साहब जुलाई 2000 ये, ठीक है। तो इसको लेकर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पासिंग डेट, पासिंग डेट मेरे अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट के पीछे लिखी होती है। रिजल्ट जिस दिन आता होता आपका, तो रिजल्ट जिस दिन आया था उसकी डेट लिखनी होती है, तो ये मार्कशीट पे लिखा होता है। इसको लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। मेन जो आपका मुद्दा था वो ये था कि सर जो प्रवेश तिथि है वो हमें नहीं मिल रही है, तो इसमें हम क्या करें। तो प्रवेश तिथि को लेकर मैंने बोल दिया है, ये आप अनुमानित भर सकते हैं जुलाई लिख के, और कोई भी अनुमानित डेट दे सकते हैं, इसका प्रमाण पत्र नहीं देना है। और थोड़ा सा आप 2 या 3 दिन और वेट कर लें, इसको लेकर संभवतः ये शर्त हटा दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैंने भी इसको लेक्चर के टाइम भरी थी और अनुमानित ही भरी थी मैंने, तो ठीक है ना। तो ये आवश्यक नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। तो इसको लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर 10वीं 12वीं आपने भरनी है, ग्रेजुएशन आपको भरनी है, ठीक है, और आप वही दिखाएं। आप रीट लेवल फर्स्ट में हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो भी आप यदि मान लीजिए आपको लगता है कि सर मैंने तो दोनों एक ईयर में की थी, मैंने ग्रेजुएशन भी उसी समय कर ली और बीएसटीसी भी उसी समय कर ली, तो यहां आपको ग्रेजुएशन दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आप क्यों दिखा रहे हो। रीट में आपने क्या दिखाया छोड़िए, लेकिन अभी क्या दिखा रहे हो। अभी जो आपकी पात्रता परीक्षा है जिसमें आपको लगता है कि विवाद की स्थिति है, आप वही दिखाइए कि मैंने बीएसटीसी की है, बीएसटीसी के साथ मैंने ये किया है। वैसे 2 डिग्रियां वैलिड हैं, एक ओपन से और एक रेगुलर, लेकिन आपको लगता है तो आप वो डिग्री, चाहे रिट में आपने क्या किया था, बट फिलहाल आप इस समय उसी डिग्री को दिखाएं जो आपके लिए पात्रता है, जो जरूरी है, बाकी छोड़ दें आप, ठीक है ना। बाद में चीजें जुड़ती रहेंगी, आपको लगेगा सर अभी नहीं भर दिया तो फिर बाद में कैसे होगा। बाद में आपसे विभाग में, आप शिक्षा विभाग में जब टीचर बन गए हैं तो उसके बाद ये चीजें ऐड हो सकती हैं। इसको लेकर टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है, याद रखना, ठीक है। फिर एक बड़ा इश्यू आता है कि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन वाले, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन वाला बिंदु है, इसको लेकर सीधा सा बिंदु है कि कई बच्चों के सामने विवाद आ रहा है कि जैसे मान लीजिए मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजी है, तो मैंने तीनों भर दिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, जो भी विषय है। लेकिन मान लीजिए जिन्होंने ऑनर्स किया है बीए, उनके तो 2 ही विषय होते हैं, तो उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि जब वो 2 विषय भरते हैं तो उनका फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इसको लेकर अभी कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि जिन्होंने ऑनर्स बीए कर रखी है वो बच्चे थोड़ा सा वेट कर लें इस चीज को लेकर। कि मैंने भी 2 जगह पूछने की कोशिश की तो इसमें यही कहा गया है कि संभवतः इसको कुछ चेंज कर दिया जाएगा, इनमें कोई
कोई नए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लें 2 या 3 दिन का आप, जिनके बीए में केवल 2 ही विषय है ऑनर्स वालों के, ठीक है, और बाकी 3 विषय हैं वो इसको फॉर्म भर दें, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ओके, और क्या बड़ा सवाल था, ये बीए वाला था। रिट में कौन से आपके रहे हैं, तो रिट में आपकी लैंग्वेज फर्स्ट चुन ली आपने, जो भी हिंदी रही है, सेकंड लैंग्वेज आपने संस्कृत ली वो भर दी। स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट का मतलब है, मान लीजिए आप हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट था वो हिंदी था या एसएसटी था या मैथ था या साइंस था या इंग्लिश था, तो आपको इंग्लिश से यदि टीचर के रूप में नियुक्ति पानी है तो आप 3rd नंबर पे इंग्लिश भरेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड तो ये हो गई, जो भी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी। फिर जो विशेषज्ञता वाला जिसके आधार पे आपको पोस्टिंग मिलनी है स्पेशली, वो सब्जेक्ट आपको 3rd नंबर पे भरना है। वो एसएसटी हो सकता है, वो आपका इंग्लिश हो सकता है, वो आपका हिंदी हो सकता है, वो आपका मैथ और साइंस हो सकता है, तो वो विषय आपको स्पेशली यहाँ पे भरना है। और माध्यम हिंदी है, इंग्लिश है जिससे आपने बीए किया है, और परसेंटेज गणना हो जाएगी, अपने आप आ जाएगी। बीए सेकंड लेवल वालों के तो 10% बीए के जुड़ेंगे, और बाकी फर्स्ट लेवल वालों के ऐसा कुछ है नहीं। तो बेसिक डिटेल्स में एड्रेस वगैरह वो सब चीज, आधार कार्ड वगैरह, आपका नाम, आपकी जाति, आपकी वार्षिक आय, वो सब आ गया, ठीक है। और पर्सनल डिटेल्स में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई, आपके बीए के विषय आ गए, आपके रिट के विषय आ गए, और रिट में किस भर्ती में आपको टीचर बनना वो आ गया। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस उसमें आ गया। आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर, आइडेंटिफिकेशन इनक्लोजर वाला जो बिंदु है, चौथा पेज, उसमें केवल 2 फोटोग्राफ, और वो भी इन्होंने साइज लिख रखी है कि आपकी 50 के भी मैक्सिमम साइज होनी चाहिए, तो ई मित्र वाला अपने आप कर देगा उसको। आपकी बॉडी का कोई भी निशान आपको बताना है तो बता दीजिए, कोई है तो बता दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लिख दो, कोई ना कोई तो होगा ही निशान। निशान ही है बेरोजगारों के बेचारों में। एक बच्चा कह रहा है सर धीर सिंह जी बाइकआउट, धीर सिंह जी का तो बाइकआउट सबसे पहले करो भाई, धीर सिंह जी का करो, सबका करो। मतलब धीर सिंह जी का बाइकआउट इसलिए करो कि धीर सिंह जी ने बोला है, बहुत कम टीचर्स ने बोला होगा। मैंने जबकि फेसबुक पे कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी, मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने कहा कि हाँ होना चाहिए, उसके बावजूद धीर सिंह जी बाइकआउट, धीर सिंह जी बाइकआउट। मतलब एक इंसान को क्या होता है कि टारगेट करके, मतलब फालतू के मैसेज करवाना, फालतू के अनावश्यक मैसेज करवाना कि धीर सिंह जी धाबाई को टारगेट करो, और तो दुनिया में टीचर ही नहीं है, वही है एकमात्र कि उनको, इनको हर चीज में, जबकि कम्युनिटी पोस्ट में डाला है, टेलीग्राम पे डाला है, ठीक है, उसके बावजूद धीर सिंह धाबाई, धीर सिंह धाबाई को टारगेट करो, गोली निकाल दो धीर सिंह धाबाई के। एक काम करो, सबसे बेस्ट काम ये है, सब मिलके तुम लोग धीर सिंह धाबाई, धीर सिंह धाबाई। मन नहीं करता तभी तो, जो इंसान कोरोना काल में आप लोगों के साथ खड़ा था, 70% 80% साइकोलॉजी के वीडियो उसने फ्री में डाले हैं, ठीक है, सब कुछ डाला है, जिसने आपको ये बताया है कि ये चीज कैसे पढ़नी है, क्या करनी है, लगभग एक्सपर्ट्स के वीडियो आप लोगों ने डाले हैं। धीर सिंह धाबाई को टारगेट करो, मार दो, गोलियां निकाल दो, बंदूकें ले आओ, चाकू ले आओ, सब ले आओ धीर सिंह धाबाई के लिए। फिर 5वां जो पेज है वो है प्रेफरेंस। 5वां पेज है, आपको वरीयता वाला भरना है, और वरीयता वाले में बड़ा एक इश्यू है, याद रखना कि सर हमें कौन से जिले भरने हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये आप ये मान के चलिएगा कि जो आप वरीयता जिले भरें उनमें ये ध्यान दें कि आप तो ये मानिए कि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लेनी है, वरीयता अनुसार उसी अकॉर्डिंग भरना है। अब इसको लेकर एक सवाल हो सकता है सर कैसे भरने चाहिए। 30 जिले आपको भरने हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम लिखना है, तो 30 जिलों में आप पहला प्रयास ये करें कि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फिर उस होम डिस्ट्रिक्ट के नजदीक का डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके नजदीक का डिस्ट्रिक्ट। मतलब मेरे लिए सहूलियत क्या हो सकती है, मान लीजिए मैं सिक्कर का हूं, मैं झुंझुनू का हूं, मुझे झुंझुनू कंफर्टेबल है, और मैं मान लीजिए मैं रहने वाला बाड़मेर का हूं, तो हो सकता है मैं झुंझुनू को प्रायोरिटी दे दूं, 1 नंबर पे झुंझुनू को भर दूं। ये मेरी चॉइस है, अपनी चॉइस, अपनी चॉइस सुनिए, मुझे कौन सा डिस्ट्रिक्ट बेहतर है, जिस डिस्ट्रिक्ट का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जिन डिस्ट्रिक्ट में मुझे बहुत रहना, भविष्य में हमेशा रहना है, वही करें। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि आने वाले समय में थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है, तो आपकी जो नजदीकी जगह उपलब्ध है जहां से आप मतलब अप डाउन कर सकते हैं, या जो आपके लिए सहूलियत वाला डिस्ट्रिक्ट है वो भर दें। अब आपके सामने प्रश्न आता है कि सर इसमें कई जिले ऐसे हैं जिनसे ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो देखो भविष्य में मुझे लगता नहीं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद ट्रांसफर हो पाएंगे, फिर भी आप कोशिश करें कि वैसे 60 डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट जोन के माने जाते हैं, बीकानेर है, बारा है, ठीक है, झालावाड़ है, जालोर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है,
ठीक है। और एक और कौन सा बच गया, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ है, ठीक है। तो डूंगरपुर सिरोही शायद, ठीक है ना, 7 होने चाहिए। तो डूंगरपुर, सिरोही, बारां, झालावाड़, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, ठीक है ना, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। लेकिन मान लीजिए कोई इन डिस्ट्रिक्ट का बेचारा मूल निवासी, वो तो इनको भरेगा। अब बहुत सभी डिस्ट्रिक्ट बढ़िया हैं, इनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट खराब नहीं है। बाड़मेर बढ़िया, जैसलमेर बढ़िया, झालावाड़ बढ़िया, बीकानेर बढ़िया, जालोर बढ़िया, डूंगरपुर बढ़िया, सिरोही बढ़िया, सब बढ़िया अपने डिस्ट्रिक्ट है। अब आपको लगता है यार नौकरी करनी है मुझे, कहीं भी मिलेगी, करनी है मुझे, तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी डिस्ट्रिक्ट को वरीयता क्रम अनुसार बढ़ना है कि फर्स्ट मुझे ये चाहिए, फर्स्ट ये नहीं मिलता तो सेकंड ये बढ़ना है, सेकंड ये नहीं मिलता तो थर्ड ये बढ़ना है। तो अपनी वरीयता अनुसार जो है वो आप भर दीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस जो है वो आप ये मान के चलिए कि उनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपके जो नंबर होंगे, क्योंकि इसमें जो मेरिट बनाई जाएगी वो ऑल राजस्थान, उस पूरे राजस्थान के जो बच्चे हैं उनके आधार पे बनाई जाएगी। और आप किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो मेरिट नंबर है वो यदि आपको वरीयता अनुसार जो आपका आएगा वो उसमें आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आप एक प्रकार से अपने नियुक्ति जिलों के नाम लिख रहे हैं, तो बड़े आराम से रिलैक्स मूड से किसी भी अपने घर के बड़े सदस्य से पूछताछ करके उन पर टिक लगा लीजिए और फिर आप 30 डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। और कोई बड़े